Hello everyone, hope all of you are fine. Welcome to LIMS, Legend Institute of Management and Sciences. I am Sundas Khan, your lecturer for the course of Short Story. This is our 8th lecture. Okay, now in this lecture we will discuss the themes of the short story. शॉर्ट स्टोरी मैंने आपको कहा था कि आपने टेक्स्ट पढ़ना है, द नाइटिंगेल एंड द रोज़, उसी की अब हम लोग थीम्स डिस्कस करेंगे कि उसके अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थीम्स हैं. तो सबसे पहले जो सी थीम है हमारे पास वो है थीम ऑफ सेक्रेटरी. पहली जो थीम हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज़ थीम ऑफ सेक्रीफाइस. के थीम ऑफ सेक्रीफाइस किस तरह से आप लोग अप्लाई करते हैं इस शॉर्ट स्टोरी में, शॉर्ट स्टोरी नाइटिंगेल एंड द रोज़ में. देन है थीम ऑफ लव भी है, थीम ऑफ मटेरियलिज्म भी है, पीपल आर शैलो एंड फिकल भी एक थीम है जो कि इसके अंदर आप लोग ईजिली जो है वो फाइंड कर सकते हैं. तो आपने क्या करना है, इन तमाम थीम्स को फाइंड करना. ये बेटा मेजर थीम्स. अब ये मत सोचिएगा कि सिर्फ यही थीम्स हैं स्टोरी के अंदर, इसके अंदर माइनर थीम्स भी होंगे जो आप लोग खुद ढूंढेंगे कौन कौन सी माइनर थीम है जो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं स्टोरी के अंदर. ठीक है, आप लोग करेंगे काम तो आप लोगों को काम करना आएगा, आप लोगों को आदत पड़ेगी काम करने की. अच्छा, तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे थीम ऑफ सेक्रीफाइस क्या है और आप किस तरह से थीम ऑफ सेक्रीफाइस को स्टोरी में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह आप लोग देख सकते हैं कि थीम ऑफ सेक्रीफाइस जो है वो इस शॉर्ट स्टोरी में है. तो सबसे पहले तो देखें जी, कैरेक्टर ऑफ नाइटिंगेल शोज द थीम ऑफ सेक्रीफाइस. आपको नाइटिंगेल का जो कैरेक्टर है वो ही शो कर रहा है थीम ऑफ सेक्रीफाइस कैसे. अगर आप टेक्स्ट पढ़ा होगा तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ. The bird illustrates willpower and the capacity of self-sacrifice for the sake of others. Means के हमें जो है ये बर्ड जो है नाइटिंगेल, ये हमें इसमें विल पावर नज़र आ रही है, हमें इसमें कैपेसिटी नज़र आ रही है कि वो अपने आप को सेल्फ सेक्रीफाइस कर रही है. और किसके लिए कर रही है? अपने लिए नहीं कर रही, ना ही अपने किसी फैमिली मेम्बर के लिए कर रही है, बल्कि किसी दूसरे के लिए करिए. मीन्स के अननोन टू हिम, कोई ऐसा बंदा जिसको उसने तकलीफ़ में देखा है और अगर उसको पता चला है कि अगर मैं एक काम करती हूँ और उसके बाद वो बंदा तकलीफ़ से निकल सकता है तो वो उस बंदे के लिए वो काम कर रही है. ठीक है ना. यहाँ तो अगर आप लोग देखें तो अगर हमें खुद ही पता होता है कि हम लोग मोबाइल छोड़ के अगर बुक्स उठा लें, हम लोग सिर्फ इतना सा सेक्रीफाइस करें तो हमारा अपना फ्यूचर ब्राइट हो रहा है, लेकिन हम यही सेक्रीफाइस नहीं करते. ठीक, तो ये देखें आपके एक जो है वो बर्ड वो सेक्रीफाइस कर रही है किसी अननोन के लिए. ठीक, when she hears the student lamenting his bad fate because he is unable to be with the girl he loves because he does not have a red rose, the nightingale immediately relates to him, understands his sorrow. अब वो वाली उन्होंने पूरी बात आप लोगों को बता दी है कि वो किस तरह से जो है अपना सेक्रीफाइस करती है और किसके लिए करती है. जब वो सुनती है कि स्टूडेंट जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है और अपने फेट को कह रहा है कि मेरी तो किस्मत ही बहुत बुरी है ना, क्योंकि मेरे पास एक रेड रोज़ नहीं है और मैं इस रेड रोज़ की वजह से जिस लड़की को पसंद करता हूँ मैं उसके साथ जो है वो डांस नहीं कर पा रहा. तो वो जो है नाइटिंगेल इस बात को फ़ौरी जो है अंडरस्टैंड करती है और उसके साथ जो है उसको अंडरस्टैंड करने के बाद उसको सौरों को वो फील करती है कि जिस तरह के वो दुख उसका अपना दुख हो. She is willing to sacrifice her time and give away her songs to get the rose. और वो अपना टाइम तो सेक्रीफाइस कर ही रही है ना. टाइम वो इस तरह से सेक्रीफाइस करती है कि जब वो एक ट्री से दूसरे ट्री से थर्ड ट्री के पास जाती है और उनसे पूछती है कि मुझे रेड रोज़ कहाँ मिलेगा, इसके साथ साथ वो अपने सॉन्ग्स भी सेक्रीफाइस कर रही है और लास्ट में वो अपनी लाइफ पे सेक्रीफाइस कर देती है जस्ट टू गेट अ रेड रोज़. और वो रेड रोज़ वो अपने लिए नहीं ले रही, वो किसी तीसरे बंदे के लिए वो रेड रोज़ जो है वो एक्वायर कर रही है. She says death is a great price to pay for a red rose. फिर वो ये कहती भी है खुद के जो एक रेड रोज़ हासिल करने के लिए, सिर्फ एक रेड रोज़ के लिए मैं जो हूँ डेथ मेरी हो जाएगी और ये डेथ जो है एक बहुत बड़ी प्राइस है. ठीक है ना. एक ज़ाहिर बात है इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, एक जो जानवर भी है तो उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, तो ये एक बहुत बड़ी जो है वो कीमत है सिर्फ और सिर्फ एक रेड रोज़ की. The nightingale's last desire, she says, all that I ask for you in return is that you will be a true lover. अब क्या होता है जब वो उसको पता चल गया कि उसकी डेथ होगी, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसको रेड रोज़ मिल जाएगा. फिर वो क्या करती है, फिर वो अच्छा एक और चीज़ ये देखें, मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है कि आप लोगों ने किस तरह से टेक्स्ट जो है वो इनपुट करना है अपने आंसर्स के अंदर. तो आप लोगों ने तमाम शॉर्ट स्टोरीज़ में यही करना है कि जब भी आप कोई चीज़ लिखेंगे तो उसके साथ आपने टेक्स्ट इनपुट करना है उस चीज़ को प्रूव करने के लिए. ठीक है ना. लास्ट डिज़ायर मैंने कहा तो फिर मैंने लास्ट डिज़ायर यहाँ पे लिखी है कि क्या लास्ट डिज़ायर थी नाइटिंगेल की. तो वो ये कहती है कि मेरी जो आखिरी ख्वाहिश है वो सिर्फ ये है कि मैं तुमसे सिर्फ इतनी चीज़ मांग रही हूँ रिटर्न में फॉर अ रेड रोज़, और वो रेड रोज़ वो भी वो रेड रोज़ जिसकी वजह से मुझे अपनी जान देनी पड़ी है कि तुम जो हो एक ट्रू लवर बनना, तुम जो हो क्या कहते हैं ना उसको बैक स्टैब ना करना, तुम जो हो उसको धोखा मत देना. तो उसके लिए वो कह रही है मेरी सिर्फ यही ख्वाहिश है कि तुम जो एक ट्रू लवर बनना. She sacrifices her life to assist the love
एंड टू मेक इट परफेक्ट। और क्या करती है वो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देती है। वही बात है, उसने टाइम सेक्रीफाइस किया, उसने अपनी कोशिशें सेक्रीफाइस की, उसने अपनी सॉन्ग सेक्रीफाइस किया और लास्ट में उसने अपनी लाइफ को भी सेक्रीफाइस कर दिया जस्ट टू असिस्ट, सिर्फ और सिर्फ लव को असिस्ट करने के लिए और उसे परफेक्ट बनाने के लिए, ताकि उसके अंदर कोई वो कहते हैं ना कोई वो ना आ जाए, कोई वो रुकावट ना आ जाए उसके अंदर। ओके, नाउ हम जो है वो थीम ऑफ लव को डिस्कस करेंगे कि थीम ऑफ लव को हम लोग किस तरह से जो है वो शॉर्ट स्टोरी के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी बातों से हमें थीम ऑफ लव जो पता है कि थीम ऑफ लव है इस स्टोरी में या नहीं है, और अगर है तो कैसा है, हम लोगों को पता लग सकता है। तो सबसे पहले तो जो कैरेक्टर्स मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाए थे, आपने उन कैरेक्टर्स के रोल को ही देखना है कि क्या उनमें थीम ऑफ लव जो है वो आप लोग अप्लाई कर सकते हो, या क्या उनके कैरेक्टर से आपको थीम ऑफ लव पता चल रहा है कि थीम ऑफ लव है या नहीं है उनके रोल्स में, उनके कैरेक्टर्स में जो वो परफॉर्म कर रहे हैं। The theme of love is also explored in the short story through the Nightingale, means कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है, जो हमारा प्रोटैगोनिस्ट है, उसी के कैरेक्टर से हमें थीम ऑफ लव जो है वो हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं इजीली। ऑल्सो द बर्ड सेट्स ऑफ टू हेल्प अ स्टूडेंट इन लव, मीन्स कि मैंने जिस तरह आपको पहले भी बताया थीम ऑफ सेक्रीफाइस में होता क्या है कि थीम ऑफ लव जो है मतलब कि बर्ड जो है, जो नाइटिंगेल है, उसको जब पता लगता है कि जब वो देखता है ग्रीविंग देखता है जब वो जो वो स्टूडेंट है उसकी ग्रीविंग देखता है, उसका सौरो देखता है, तो वो उस चीज़ को फील करता है, उसको अंडरस्टैंड करता है और वो उसकी हेल्प करने के लिए जो है वो कोशिश करता है, ट्राई करता है। तो इसी चीज़ से पता चलता है कि जो नाइटिंगेल है वो लव पर बिलीव करता है। नाइटिंगेल जो है वो इस आइडिया से इंस्पायर है, इस आइडिया को वो जो है वो आप कह सकते हैं सेकंड करता है, उस आइडिया को वो लाइक कर रहा है, ठीक है ना। तो नाइटिंगेल जो है वो क्या है, बर्ड सेट्स ऑफ टू हेल्प अ स्टूडेंट इन लव, मीन्स के विदाउट एनी रिलेशन टू द स्टूडेंट, जो नाइटिंगेल है, जो बर्ड है, वो उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है, वो उसकी हेल्प करता है। द बर्ड सीम्स ऑल्सो वेरी इंस्पायर्ड बाय द आइडिया ऑफ लव इटसेल्फ, और जो आइडिया ऑफ लव है उस चीज़ से ही, जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि विदाउट एनी रिलेशन टू द स्टूडेंट, कि कोई रिलेशन नहीं है उसका स्टूडेंट के साथ, लेकिन वो स्टूडेंट को जब ग्रीव करते हुए देखता है, वो उसका सौरो देखता है और वो देखता है कि स्टूडेंट किस तरह से बहुत ज़्यादा दुखी है, सैड है, तो उसकी हेल्प करने के लिए या उसका जो सौरो है वो उसको फील करता है और उसकी हेल्प करने के लिए वो जो है वो सेट ऑफ हो जाता है। और ये जो स्टूडेंट है लव की, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ लव यहाँ पर दिखाई गई है। स्टूडेंट को हमने प्रैक्टिकली लव में दिखाया, ठीक है। और नाइटिंगेल जो बर्ड है उसको क्या दिखाया कि वो इंस्पायर हुआ है आइडिया ऑफ लव के साथ, उसको ये जो चीज़ है इस चीज़ ने अट्रैक्ट की है, इस चीज़ ने उसको, आप कह सकते हैं कि उस चीज़ ने उसको एक मीन्स की एक नई चीज़ थी जिसकी तरफ वो अट्रैक्ट हुआ है कि अच्छा इंसान जो है वो किसी से लव भी कर सकते हैं और उस लव में वो इतना ज़्यादा दुखी भी हो सकते हैं, सैड भी हो सकते हैं, ठीक है ना। नाइटिंगेल डिस्क्राइब्स इन ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट टर्म, और नाइटिंगेल डिस्क्राइब कैसे करता है, ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट टर्म में वो लव को डिस्क्राइब कर रहा है नाइटिंगेल। और वही बात है कि मैंने यहाँ पर टेक्स्ट यहाँ पे कोट किया है इसी चीज़ को सेकेंड करने के लिए, इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए कि नाइटिंगेल के जो एब्सोल्यूट टर्म में नाइटिंगेल लव को एक्सप्लेन कर रहा है तो वो किस तरह से कर रहा है। एक वंडरफुल थिंग है लव, श्योरली लव इज़ अ वंडरफुल थिंग, it is more precious than emeralds and dearer than the fine opals, pearls and pomegranates cannot buy it, nor it is set forth in the marketplace, means कि अब नाइटिंगेल जो है वो लव को एक्सप्लेन कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है कि खुद नाइटिंगेल क्या सोचता है कि लव क्या चीज़ है, लव कैसा है, ठीक है ना। तो ये जो टेक्स्ट की लाइंस हैं ये एक्सप्लेन कर रही हैं नाइटिंगेल की अपनी पर्सनल थिंकिंग अबाउट, आप कह सकते हैं लव, कि वो एब्सोल्यूट टर्म्स में वो एग्जैक्टली आपको बता रहा है कि नाइटिंगेल जो है वो लव को किस तरह से डिस्क्राइब करता है और वो क्या सोच रहा है कि लव क्या है और कैसा है, ठीक है। नाइटिंगेल के लिए एक वंडरफुल थिंग है लव जो है, और एक ये बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, इतनी प्रीशियस है कि वो जो है एमरल्ड्स और ओपल से भी ज़्यादा, पर्ल से भी ज़्यादा है, जिसको लोग जो है वो और ये एक ऐसी चीज़ है कि ये जो पर्ल्स हैं, जो ओपल्स और जो एमरल्ड्स हैं, ये तो हम बाय कर सकते हैं ना, लेकिन लव एक ऐसी चीज़ है जिससे आप बाय नहीं कर सकते और ना ही ये आप लोगों को मार्केट प्लेस में जो है वो ख़रीदने के लिए मिलता है। तो इसीलिए अब आप ये देखें, आपको जो आइडिया एक्सप्लेन किया गया है लव का कि लव क्या है और कैसा होना चाहिए, ये नाइटिंगेल ने आपको बताया और इसीलिए शायद वो इंस्पायर भी हुआ कि लव जो है वो इस तरह का है कि नाम मार्केट प्लेस में आपको मिल सकता है और इतना प्रीशियस है। तो नाइटिंगेल जो है वो लव को किस तरह से समझता है, क्या समझता है, वो मैंने आपको टेक्स्ट के जरिए एक्सप्लेन कर दिया कि नाइटिंगेल को लगता है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आप लोगों को, वैसे तो आप ख़रीद ही नहीं सकते ना, आपको मार्केट प्लेस से मिलती ही नहीं है और वैसे भी अवेलेबल है ही नहीं ये। और ये जो पर्ल्स और ओपल्स हैं जिसको इंसान बहुत ज़्यादा वो समझता है, उससे भी ज़्यादा ये जो है वो आप कह सकते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ है और ईज़िली अवेलेबल भी नहीं है।
तो ये तो नाइटिंगेल का आइडिया ऑफ लव था। अब हम देखेंगे थीम ऑफ मटेरियलिज्म क्या है। थीम ऑफ मटेरियलिज्म में भी अगर आप देखें तो वो जो लाइंस थी वो थीम ऑफ मटेरियलिज्म भी शो करती है। नाइटिंगेल का आइडिया आप देखें, उसके बाद अगर आप ये देखें कि जो गर्ल होती है जब उसको रेड रोज़ दिया जाता है तो वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि मुझे तो पर्ल्स और ओपल्स और एमरल्ड्स मिले हैं, मुझे तो इतनी ज़्यादा ज्वेलरी मिली है, जेवल्स मिले हैं, मुझे तो ज्वेल्स जो उनसे होते हैं उससे, जो दूसरा बॉय है उससे, और मैं एक रेड रोज़ क्यों लूँ, ये मैं क्यों लूँ, मुझे इसकी क्या ज़रूरत है। और वो ये कहती है ना, तो मीन्स के वो आइडिया एक्सप्लेन करिए ना कि उसका लव के बारे में क्या आइडिया है और नाइटिंगेल का आपने लव के बारे में देखा क्या आइडिया है। मटेरियलिज्म इज एक्सप्लोर्ड इन द शॉर्ट स्टोरी थ्रू द ह्यूमन कैरेक्टर्स। मीन्स के जो बर्ड का कैरेक्टर दिखाया गया है उसने आपको आइडिया एक्सप्लेन किया है, एक्सप्लोर किया है उसने थीम ऑफ लव को, उसने आपको आइडिया दिया है लव क्या चीज़ है और कैसे होती है या किस तरह से होनी चाहिए। और मटेरियलिज्म की थीम आप ये देखें क्या आयरनी है कि मटेरियलिज्म की थीम को एक्सप्लोर किया गया थ्रू द कैरेक्टर्स ऑफ ह्यूमन, यानी कि ह्यूमन कैरेक्टर्स में मटेरियलिज्म की थीम को दिखाया गया है। और वो कौन कौन से कैरेक्टर है। नंबर 1 स्टूडेंट है, वो जो लिमेंट कर रहा था, सोरो फील कर रहा था, ग्रीव कर रहा था कि उसके पास रेड रोज़ नहीं है। सेकंड कैरेक्टर है प्रोफेसर्स डॉक्टर। और थर्ड जो कैरेक्टर है वो चैम्बरलिन्स नेफ्यू है, वो बॉय है, सेकंड बॉय जिसने कि उसको रेड रोज़ की बजाय जो है वो बॉय जिसने रेड रोज़ की जगह जो है ज्वेलरी दी थी उस गर्ल को जो प्रोफेसर की डॉटर है उसको, और उसने जो डॉटर है उसने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था, और जो रेड रोज़ स्टूडेंट ने दिया था उस चीज़ को उसने वापस रोज़ को वापस कर दिया था। ठीक है, तो ये मतलब इस लड़की के कैरेक्टर में और इस चैम्बरलिन्स का जो नेफ्यू था इसके बॉय के कैरेक्टर में जो है मटेरियलिज्म दिखाई गई है कि इसको दिखाया गया है, बॉय को, नेफ्यू जो होता है जो इसको ये दिखाया गया कि इसको पता है कि मटेरियलिज्म जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू फीलिंग्स। ठीक है, तो वो मटेरियलिस्टिक चीज़ें देता है, थिंग्स देता है प्रोफेसर की डॉटर को, और वो डॉटर जो है वो भी एक्सेप्ट करती है इस लड़के के जो रेड रोज़ था उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करती बल्कि जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स दी गई हैं उसको एक्सेप्ट करती है, और उसमें मतलब कि प्राउडली एक्सेप्ट करती है कि ये चीज़ें वैसे तो तुम वैसे तो नहीं मिल सकती ना। तो ऑल दीज कैरेक्टर्स आर मटेरियलिस्टिक इन सम सेंस, मीन्स के किसी ना किसी सेंस में ये तमाम के तमाम कैरेक्टर जो है मटेरियलिस्टिक है। अगर हम स्टूडेंट का कैरेक्टर देखें तो वो जैसे ही लड़की उसे रिजेक्ट करती है तो इंस्टेड कि वो दोबारा अगेन कोशिश करे कुछ और करे, वो उस चीज़ को ख़त्म ही कर देता है कि फीलिंग्स जो हैं वो तो है ही नहीं इंपॉर्टेंट, फिलॉसफी ज़्यादा अच्छी है, फीलिंग्स की निस्बत फिलॉसफी ज़्यादा एज़ कम्पेरेबल जो है वो ज़्यादा अच्छी है। तो स्टूडेंट है जो है वो कैरेक्टर इस तरह का दिखाया है कि वो परस्यू नहीं करता उस चीज़ को, वो बल्कि कहता है फिलॉसफी बेहतर है लव से। ठीक है ना, तो यही चीज़ें मटेरियलिस्टिक कैरेक्टर दिखाया है स्टूडेंट का भी अगर देखें हम तो। अच्छा, नेक्स्ट है द स्टूडेंट इवोक्स द रेशनल साइड ऑफ मटेरियलिज्म दैट ही नीड्स टू सी अ प्रैक्टिकल इन ऑल एंडिएवर्स। मीन्स के वो ये कहता है कि अगर तो उसका जो उसने अटैम्प्ट किया था वो सक्सेसफुल हो जाता, उसका एक प्रैक्टिकल रिजल्ट मिल जाता तो फिर तो ठीक है, लेकिन क्योंकि उसको जो है वो प्रैक्टिकल रिजल्ट नहीं मिला, उसको उसकी मर्ज़ी का रिजल्ट नहीं मिला, तो वो ये कह रहा है कि ये जो है मतलब कि रेशनल साइड दिखाई है मटेरियलिज्म की कि अगर उसको उसकी मर्ज़ी का रिजल्ट मिल जाता है एक उसको मीन्स के उसके हक में जो है अगर लड़की जो होती वो मान जाती है और उसका रेड रोज़ ले लेती है और उसके साथ डांस कर लेती तो वेल एंड गुड होता, लेकिन बिकॉज उसको उसकी मर्ज़ी का रिजल्ट नहीं मिलता तो वो जो है इस चीज़ को वो कहता है कि ये जो है एक मतलब ये इरेशनल चीज़ है, जो लव है ये है ही नहीं बेहतर, इससे बेहतर तो फिलॉसफी ज़्यादा अच्छी है लव से। तो रेशनल साइड ऑफ मटेरियलिज्म जो है बॉय के कैरेक्टर जो स्टूडेंट है उसके कैरेक्टर में दिखाया गया। ही नीड्स इज लव टू मैनिफेस्ट एट द प्रैक्टिकल लेवल। वही बात है ना कि लड़की अगर उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देती, पॉजिटिव आंसर करती, उसका रेड रोज़ एक्सेप्ट कर लेती तो फिर तो ठीक है, लेकिन क्योंकि वो लड़की जो है वो उसको रिजेक्ट कर देती है तो फिर वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करता, वो कहता है कि फिलॉसफी बेहतर है, लव बेहतर नहीं है। ठीक है ना, वो कहता है कि उसको मैनिफेस्ट उसका जो उसके जो अटैम्प्ट्स थे, उसकी जो ट्राइज थी उसको रेड रोज़ देने की, वो मैनिफेस्ट होनी चाहिए थी इन द पॉजिटिव आउटकम जो होना चाहिए था वो पॉजिटिव होना चाहिए था। एवरीबॉडी नोज दैट ज्वेल्स कॉस्ट मोर देन फ्लावर्स। ये लड़की जो हमारी डॉटर है, प्रोफेसर की डॉटर, ये उन्होंने कहा है कि जो ज्वेलरी होती है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है एज़ कम्पेयर टू फ्लावर्स, तो वो इसलिए इस चीज़ को जो रेड फ्लोर जो है वो जो बॉय देता है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती बल्कि उसको रिजेक्ट कर देती है, और उसे ये कहती है बल्कि कि हर किसी को पता है कि जो ज्वेलरी है वो फार मोर कॉस्टली है एज़ कम्पेयर टू द फ्लावर्स। तो मीन्स कि वो इस तरह से कहकर और रिजेक्ट करती है, अपनी मटेरियलिज्म वो शो कर रही है, अपनी वर्डिंग से ही वो बता रही है कि वो मटेरियलिस्टिक है, उसको जो है वो वर्डली लग्जूरियस थिंग्स जो हैं उसमें उसका इंटरेस्ट है और उसका जो इंटरेस्ट है वो फीलिंग्स में नहीं है। ओके, नाउ हम डिस्कस करेंगे सेटिंग एंड कैरेक्टर्स।
मीन्स के सेटिंग्स किस तरह की सेटिंग जो है, जो हमें एक शो की गई है सेटिंग, क्योंकि हर स्टोरी की आपको सेटिंग बताई जाती है ना कि कहाँ परफॉर्म की जा रही है, किस तरह से हो रही है, तो इसकी भी आपको सेटिंग बताई है मैंने कि किस प्लेस पे परफॉर्म की जा रही है और कैरेक्टर्स जो हैं वो कौन से हैं और किस तरह के हैं। तो पहली तो बात है, स्टोरी इज सेट इन अ गार्डन ऑफ फैंटेसी, मीन्स कि एक ऐसा फैंटेसी वाला गार्डन है जिसके अंदर हर चीज़ जो है वो बोल रही है, मतलब कि जो ट्रीज़ हैं वो भी बात कर रहे हैं, जो क्रिएचर्स हैं वो भी बात कर रहे हैं, तो एक फैंटेसी है ये। रियलिटी में तो ऐसा जो है वो गार्डन होता नहीं है। तो और मैंने आपको पहले भी बताया, ये जो है एक ये फेरी टेल टाइप की स्टोरी है जिसके अंदर तमाम जो चीज़ें हैं वो अपना रोल प्ले कर रही हैं। तो गार्डन ऑफ फैंटेसी में ये स्टोरी जो है वो बेस की गई है, सेट की गई है। इट इज़ फुल ऑफ टॉकिंग क्रिएचर्स एंड ट्रीज़, और जितने भी ट्रीज़ हैं स्टोरी उस गार्डन के अंदर और क्रिएचर्स हैं वो तमाम के तमाम जो हैं वो बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपने आइडियाज़ को वो प्रेजेंट कर रहे हैं। द मेजर ऑफ टॉकिंग क्रिएचर्स एंड ट्रीज और द स्टूडेंट एंड द नाइटिंगेल, तो जो मेजर कैरेक्टर्स हैं जो कि बात कर रहे हैं और आइडियाज़ परफॉर्म कर रहे हैं अपने, वो जो हैं वो दो मेजर कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं। नंबर 1 इज़ स्टूडेंट जो कि ह्यूमन ही है, नंबर 2 इज़ नाइटिंगेल जो कि एक बर्ड है और जो अपने आइडियाज़ जो है वो प्रेजेंट कर रहा है, जो अपने आइडियाज़ बता रहा है, जो कि सेक्रीफाइस कर रहा है, जो कि ट्राइज कर रहा है। जब वो स्टूडेंट को लिमेंट करते हुए देखता है, ग्रीफ में देखता है, मतलब ग्रीविंग करते हुए देखता है फॉर लव, तो वो जो है वो उसकी हेल्प करने की बल्कि कोशिश करता है, ठीक है ना। तो ये तमाम के तमाम जो चीज़ें हैं ये सेटिंग में ही हैं कि ये जो है कैरेक्टर, वरना बर्ड आपने कहाँ बोलते हुए देखा, तो नाइटिंगेल भी और जो इसके अलावा भी जो मतलब स्टूडेंट भी दिखाया, वो तमाम के तमाम जो हैं ये बोल रहे हैं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपनी थॉट्स बता रहे हैं। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि अगर सेटिंग की कहीं बात की जाए तो आपको पता होना चाहिए कि एक फेरी टेल टाइप और फैंटेसी किस्म के गार्डन में जो है ये स्टोरी बेस की गई है, सेट की गई है, और उसमें जो मेजर कैरेक्टर्स हैं वो एक ह्यूमन बींग है जो कि स्टूडेंट है, सेकेंड इज़ नाइटिंगेल जो कि एक बर्ड है, ठीक। अब माइनर की बात करें तो माइनर में, अब अगर हम माइनर कैरेक्टर्स को देखें तो माइनर कैरेक्टर्स के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जिनकी मैंने आपको पहले भी बारे में बताया था। देयर आर इंसेक्ट्स हैं, बटरफ्लाइज हैं, मैंने इंसेक्ट्स हैं, बटरफ्लाइज हैं, और अगर देखा जाए तो सैलेमेंडर भी हमने जो बात की थी, हम जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने कैरेक्टर्स बात की थी। प्लांट्स हैं, प्लांट्स को ऐसा बोलते हुए तो नहीं दिखाया, लेकिन प्लांट्स भी सारी पता है, अगर उस गार्डन में है तो वो भी जो है वो स्पेशल होंगे। और ट्रीज़ दिखाए हैं, जो बात करें प्रोफेसर की गर्ल है और उसके बाद जो लिजर्ट है, तो ये सारे कैरेक्टर्स हैं। माइनर कैरेक्टर्स जो हैं ये माइनर कैरेक्टर्स हैं, और अगर मेजर कैरेक्टर्स की बात करें तो वो जो है वो एक तो स्टूडेंट है और सेकंड जो है वो है नाइटिंगेल, वो है मेजर कैरेक्टर्स, क्योंकि सारा जो रोल है वो उनका ही है। और जो सेटिंग है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, गार्डन ऑफ फैंटेसी दिखाया है जिसके अंदर तमाम के तमाम जो कैरेक्टर्स हैं, जो चीज़ें हैं, जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, वो बात करने वाले क्रिएचर्स हैं, वो बात करते हैं, अपनी थॉट्स एक्सप्रेस करते हैं, अपने आइडियाज़ जो हैं वो एक्सप्रेस करते हैं। अब अगर हम राइटिंग स्टाइल की बात करें कि राइटिंग स्टाइल जो है इस टेल का, नाइटिंगेल एंड द रोज़ का कैसा है, तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये जो है स्टोरी ये फेरीज प्ले से रिलेटेड है, मतलब जो जनरे है स्टोरी का वो फेरी टेल आप कह लें वैसा है, फैंटेसी कह लें आप वैसा है। और ये चिल्ड्रंस की स्टोरी में जो है ये आप खुद ही स्टोरी देख के पढ़ के कह सकते हैं कि जो स्टोरी है चिल्ड्रंस के लिए है, मतलब कि थीम्स भी हैं इसके अंदर और सब्जेक्ट मैटर भी इसका अच्छा है, लेकिन ये चिल्ड्रन के लिए जो है वो बेसिकली जो है वो लिखी गई है। फुल ऑफ इनडायरेक्ट कमेंट्स ऑन लाइफ, इसके अंदर इनडायरेक्ट इसलिए मैंने कहा है कि ये जो है चिल्ड्रन के लिए भी है और जो अडल्ट हैं उनके लिए भी है, क्योंकि जो है इसके अंदर लाइफ जो दिखाई गई है और जो कमेंट्स दी गई हैं वो इनडायरेक्ट कमेंट्स दिखाई गई हैं लाइफ के ऊपर। फुल ऑफ इनडायरेक्ट कमेंट्स, सॉरी दोबारा वही है, फुल ऑफ इनडायरेक्ट कमेंट्स ऑन लाइफ के इनडायरेक्ट कमेंट्स, डायरेक्टली तो बात जो की गई है वो की गई है, लेकिन इनडायरेक्टली भी बहुत कुछ हमें जो है वो लाइफ के बारे में जो है वो बताया गया है। पर्सोनिफिकेशन यूज़ की गई है इसके अंदर, सिमिलीज आर अबेंडेंटली यूज्ड, और सिम्बोलिज्म, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं इसके अंदर पोर्ट्रे की गई हैं। राइटर ने हमें ये तमाम चीज़ें पोर्ट्रे करके स्टोरी के अंदर दिखाई हैं। पर्सोनिफिकेशन देखें तो पर्सोनिफिकेशन किस तरह से, पर्सोनिफिकेशन आपको पता है क्या होता है। पर्सोनिफिकेशन में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो हैं वो ह्यूमन एबिलिटीज़ या ह्यूमन की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो हम लोग कह सकते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स या जो है वो दूसरी चीज़ों को हम देते हैं। तो वही बात है कि पर्सोनिफाई किया गया है इन तमाम चीज़ों को, ये जो मैंने यहाँ पे चीज़ें जो कैरेक्टर्स और चीज़ें जो यहाँ लिखी हैं इन तमाम चीज़ों को पर्सोनिफाई किया गया है, इन्हें एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज़ दी गई हैं, ठीक है ना। बेसिकली पर्सोनिफिकेशन यही होता है कि ह्यूमन क्वालिटीज़ या ह्यूमन लाइक क्वालिटीज़ जो हैं वो आप लोग वैसे तो नॉन लिविंग थिंग्स को दी जाती हैं, लेकिन इसमें नॉन लिविंग थिंग्स के साथ साथ आप लोग जो है एनिमल्स और प्लांट्स को भी जो है वो ह्यूमन की तरह पर्सोनिफाई करके दिखाया गया। वो ह्यूमन की तरह सोच रहे हैं, वो ह्यूमन की तरह बात कर रहे हैं, वो ह्यूमन की तरह अपनी जो व्यूज़ हैं वो एक्सप्रेस कर रहे हैं।
नंबर फर्स्ट पे अगर हम देखें तो रोज ट्री है, सेकंड लेजर्ड है, जो हमने जब कैरेक्टर्स किए थे तो मैंने उसके अंदर आपको लेजर्ड, डेजी, बटरफ्लाई जो है, ऑक ट्री जो था, इन तमाम को जो है वो आपको एक्सप्लेन किया था कि ये किस तरह से अपने व्यूज़ जो हैं वो एक्सप्लेन कर रहे हैं और किस तरह से ये जो है डिफरेंट ह्यूमन बींग्स के साथ रिजेंबल कर रहे हैं, ठीक है। फिर मून भी इसके अंदर जो है वो पर्सोनीफाई कर रहा है कि मून भी जो है वो अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर रहा है, आप बता रहा है कि वो क्या फील कर रहा है, किस तरह से कर रहा है और किस तरह से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, किस तरह से एंजॉय कर रहा है, जो नाइटिंगेल का सॉन्ग है उसे। नाइटिंगेल खुद जो है एक बर्ड है और ये क्या कर रही है, ये तमाम के तमाम जो काम कर रही है नाइटिंगेल, ये कैसे कर रही है, तमाम के तमाम काम कर रही है वो एज अ ह्यूमन बींग, एज अ लिविंग थिंग, मतलब लिविंग थिंग तो है ही ना बर्ड, लेकिन वो एज अ ह्यूमन बींग अपनी जो है वो फील कर रही है, जो सोरो है स्टूडेंट का उसको एज अ ह्यूमन बींग फील कर रही है, उसकी जो उसकी मुश्किलात हैं उसको अंडरस्टैंड कर रही है, जो वो जो कुछ वो जिसका मतलब जो कुछ वो फील कर रहा है स्टूडेंट, जो जिस वो मुश्किल हालात से जा रहा है वो उसको अंडरस्टैंड करने के साथ साथ उसकी हेल्प करने की भी कोशिश कर रही है। ये तमाम वो क्वालिटीज़ हैं जो कि ह्यूमन बींग्स की होती हैं, लेकिन यहाँ पे नाइटिंगेल में दिखाई गई हैं और नाइटिंगेल उन तमाम जो काम वो कर सकती है वो तमाम वो काम करती है ताकि वो स्टूडेंट की हेल्प कर सके और स्टूडेंट जो है वो ईजीली अपना लव जो है उसे परस्यू कर सके। अगर हम सिंबोलिज्म की बात करें तो सिंबोलिज्म में जो है सिंपल सी बात है, सबसे पहले लिजर्ड आएगा। लिजर्ड के अंदर क्या दिखाया है, पेसिमिज्म दिखाया है, कीनेसिज्म दिखाई है, साइनिसिज्म जो जिसे हम कहते हैं, अ पर्सन हु सीज लिटिल साइनिक और पेसिमिस्ट, अ पर्सन हु सीज लिटिल और नो गुड इन एनीथिंग एंड हु हैज़ नो बिलीफ इन ह्यूमन, नो गुड इन एनीथिंग एंड हु हैज़ नो बिलीव इन ह्यूमन प्रोग्रेस। वही बात है कि एक ऐसा ह्यूमन लिजर्ड को हम किसके साथ कंपेयर करें, हम लिजर्ड को कंपेयर कर रहे हैं एक पेसिमिस्ट के साथ। पेसिमिस्ट या साइनिस्ट जो होता है वो कौन होता है, वो होता है जो किसी भी चीज़ में कोई भी काम हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो उसके अंदर बुराई ही देखेगा, उसके अंदर वो नेगेटिव एस्पेक्ट्स ही देखेगा, वो कभी भी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स या हैप्पीनेस किसी भी चीज़ के अंदर नहीं ढूंढेगा। अगर उसके साथ बहुत अच्छा हो रहा है ना, वो तब भी उसके अंदर जो है वो नेगेटिव चीज़ें ही ढूंढेगा। तो लिजर्ड जो है वो एज अ पेसिमिस्ट दिखाया गया है इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर। मैंने आपको कहा था ना कि डिफरेंट कैरेक्टर्स जो हैं वो डिफरेंट ह्यूमन बींग्स की तरह पोर्ट्रे करके दिखाए गए हैं। तो लिजर्ड को एज अ पेसिमिस्ट जो है वो दिखाया गया है, जो कि किसी भी चीज़ में कोई भी हैप्पीनेस नहीं देख रहा, जो कि ये बिलीव ही नहीं करता कि किसी भी चीज़ में कोई अच्छी चीज़ या कोई पॉजिटिव काम हो सकता है। वो यही बिलीव करता है कि हर चीज़ जो है वो नेगेटिव है, हर चीज़ जो है वो बुरी है। और हु हैज़ नो बिलीफ इन ह्यूमन प्रोग्रेस, और ह्यूमन प्रोग्रेस में तो वो बिल्कुल ही बिलीव नहीं ना करता कि जिस तरह वो सुनता है जबकि वो लव के लिए रो रहा है स्टूडेंट, तो वो कैसे एक मतलब कि लव इस तरह से कहता है ना। तो वही चीज़ है कि वो जो है हर चीज़ को वो नेगेटिवली देखेगा, हर चीज़ के बारे में नेगेटिवली सोचेगा, और वो कभी भी ह्यूमन ये सोच नहीं सकता कि उसके साथ या किसी के साथ भी कुछ अच्छा हो सकता है या होना चाहिए, या वो किसी भी ह्यूमन के अंदर भी ह्यूमन की गुडनेस और ह्यूमन के प्रोग्रेस के बारे में और ह्यूमन की अच्छाई के बारे में नहीं सोचेगा, वो हमेशा नेगेटिव ही सोचेगा। अगर हम बाकी दो कैरेक्टर्स की बात करें, डेजी और बटरफ्लाई की, तो डेजी जो है दे फिल द रोल ऑफ सिनिक्स एंड रियलिस्ट इन ह्यूमन सोसाइटी एज दे कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाई द स्टूडेंट इज क्राइंग ओवर लव, ही इज़ वीपिंग फॉर अ रेड रोज। देखा ये जब यहाँ पे कहा जाता है कि ही इज़ वीपिंग फॉर अ रेड रोज, अच्छा यहाँ पे डेजी और बटरफ्लाई को एज अ सिनिक और एज अ रियलिस्ट दिखाया गया। डेजी को और बटरफ्लाई को एज अ रियलिस्ट ह्यूमन्स जो हैं वो पोर्ट्रे किया गया है। जो रियलिस्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, वो ये कहते हैं कि वही बात हो गई कि हर चीज़ को प्रैक्टिकली जो देखते हैं, कि अगर हम कहेंगे ना कि उनको ये कहेंगे कि भाई स्टूडेंट जो है वो लव के लिए रो रहा है, वो कहेंगे वाई मीन्स कि क्यों, वजह, रीज़न, ठीक है ना। अगर हम कहेंगे कि जो है उसके साथ बहुत बुरा हुआ, तो वो आगे से कहेंगे इन्होंने यकीनन जो है ना इसके साथ जो कुछ भी है वो डिज़र्व करता है, या इसने जो कुछ किया है हुआ है वो अच्छा हो गया है तो फिर अब छोड़ दो ना उसे, या अगर ऐसा होना है तो आप क्या कर सकते हो, जो इस तरह की बात करेंगे, ठीक है ना। जो आपको प्रैक्टिकली हर चीज़ को देखेंगे कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता, अगर हुआ है तो बस अब इसे छोड़ दिया जाए, अब हम नेक्स्ट देखें हम क्या कर सकते हैं या क्या नहीं कर सकते। जो रियलिस्ट होते हैं वो ऐसे होते हैं। और जो फैंटेसी जो हम कहते हैं ना, जो एक फिक्शन और फैंटेसी के ऊपर बिलीव ही नहीं करते, ठीक, जो प्रैक्टिकल होते हैं, जो फिक्शन और फैंटेसी से बहुत दूर होते हैं, जब ये सुनते हैं लेजर, डेजी और बटरफ्लाई, तो जब वो कहते हैं कि ही इज़ वीपिंग फॉर अ रेड रोज, तो यहाँ पे देखें द लिजर्ड, द लिटिल लिजर्ड हु वाज समथिंग ऑफ अ सिनिक लाफ्ड आउटराइट, मीन्स कि वो हंसती है, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको कहा था ना, वो कहती है लव मीन्स कि वो सार्केस्टिकली यहाँ पे हंस रही है लिजर्ड जो है। और डेजी और बटरफ्लाई जो हैं ये एज अ रियलिस्ट जो हैं वो पोर्ट्रे किए गए हैं। लिजर्ड जो है वो एज अ साइनिक और एज अ पेसिमिस्ट पोर्ट्रे की गई है इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर।
यानी कि यहाँ पे डेजी और बटरफ्लाई ना जो थोड़ा सा सेनेस जो हैं उनका भी थोड़ा सा ये जो है वो क्वालिटीज़ थोड़ी सी रखती हैं, लेकिन ज़्यादा जो हैं ये रियलिस्ट क्वालिटीज़ रखती हैं। रियलिस्टिक ह्यूमन जो थे ना, जो प्रैक्टिकलिटी पे बिलीव करते हैं, ये उनकी क्वालिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा अपने अंदर रखती हैं एज़ कम्पेयर टू सेनेस। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है लिजर्ड की मैंने आपको एग्जांपल दे दी कि लिजर्ड जो है ये जो है पैसिमिस्ट है। जैसे ही वो देखता है कि या सुनता है कि उसे पता लगता है कि स्टूडेंट जो है वो रेड रोज़ के लिए ग्रीव कर रहा है, उसके लिए दुखी है, उसके लिए सैड है, उसके लिए रो रहा है, तो वो मतलब हंसती है, एक सार्केस्टिक स्माइल देती है, ये लाफ देती है। अगर हम यहाँ पे होम ऑफ ट्री की बात करें तो फिल्स द रोट ऑफ अ नाइटिंगेल्स होम एंड फ्रेंड। तो जो ये ट्री है होम ऑफ ट्री, ये क्या कर रहा है, ये एक बिलोंगिंग की सेंस दे रहा है कि जिस चीज़ से नाइटिंगेल बिलोंग कर रही है, जो कि उसका हाउस है, एज अ फ्रेंड, जो कि नाइटिंगेल जिसके साथ अपनी जो फीलिंग्स हैं वो शेयर कर सकती है, जिसके साथ अपनी थॉट्स जो है वो इजीली शेयर कर रही है, और जो कि आप मीन्स के आप जिसके साथ बहुत क्लोज होते हो, जिसके पास आपने वापस जाना होता है, जिसके पास आपको पता होता है कि आपने घर ही जाना है, जब अब जो मर्जी कर लें एंड में आपने घर ही जाना है। तो ये जो होम ऑफ ट्री है ये वही सेंस है, हाउस की सेंस दे रहा है, फ्रेंड की सेंस दे रहा है इसमें। और वो सॉरी फील कर रहा है जब उसे पता चलता है कि नाइटिंगेल अपने आप को सेल्फ सेक्रीफाइस करने लगी है जस्ट टू क्रिएट अ रोज़ एंड आस्क। तो फिर वो उसको क्या करता है, वो उससे अपनी एक लास्ट विश, लास्ट डिज़ायर जो है वो नाइटिंगेल के सामने रखता है, और वो उसे कहता है आस्क हिम टू सिंग वन लास्ट टाइम। मीन्स कि वो नाइटिंगेल को कहता है कि तुम मुझे एक दफ़ा लास्ट टाइम जो है, मीन्स कि जब कोई किसी से दूर जाने लगता है और उसको पता होता है तो वो कुछ ना कुछ तो कहता है ना कि मतलब कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई काम, कोई ना कोई बात वो उसको कहता है कि ताकि वो उसको सारी ज़िंदगी जो है वो याद रहे। तो यहाँ पर नाइटिंगेल जब उसे बताती है कि वो अपने आप को सेल्फ सेक्रीफाइस करने लगी है, वो अपने आप को एक रेड रोज़ की खातिर जो है वो सेक्रीफाइस कर रही है या ख़त्म करने लगी है, तो जो होम ऑफ ट्री होता है वो बहुत ज़्यादा सॉरी फील करता है नाइटिंगेल के लिए, उसके लिए दुखी होता है, उसके साथ जो है वो उसके साथ एक लास्ट मेमोरी बनाने के लिए वो नाइटिंगेल से ये कहता है कि वो उसको लास्ट टाइम जो है वो अपना सॉन्ग सिंग करके दिखाए। अच्छा जी, अब नाइटिंगेल की अगर हम बात करें तो नाइटिंगेल के अंदर कौन कौन से सिंबलिज्म है, ट्रूथफुलनेस है, डिवोटेड परसुअर ऑफ लव दिखाया गया है, हु डेयर्स टू सैक्रिफाइस हिज ओन प्रीशियस लाइफ, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं। अगर नाइटिंगेल ट्रूथफुल ना होती तो जब वो सर्च कर रही थी रेड रोज़ के लिए और उसको ये पता लगता है कि जब वो अपने आप को अगर वो सेक्रीफाइस करती है तो रेड रोज़ अवेलेबल हो जाएगा, तो जाहिर बात है वो ये काम ना करती। अगर वो ट्रूथफुलनेस ना होती, अगर वो डिवोटेड ना होती लव के लिए, वो स्टूडेंट की मदद करने के लिए सिंसियर ना होती, तो जब उसको ये पता लगा था कि मुझे खुद को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा टू ऑब्टेन अ रेड रोज़, तो ऑब्वियसली सी बात है कि वो पीछे हट जाती, वो जो है इस चीज़ से फिर जाती, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है कि नाइटिंगेल को दिखाया है कि वो बहुत ज़्यादा डिवोटेड होती है, वो जो है कहती है कि वट एवर इट इज़, जो भी उसे करना पड़े, लेकिन वो रेड रोज़ को ऑब्टेन करेगी टू एंड द सफरिंग्स ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है ना। स्टोरी में क्या होता है, ऑल नाइट लॉन्ग शी सैंग विद हर ब्रेस्ट अगेंस्ट द थॉर्न। अब ये स्टोरी बताइए ना कि स्टोरी में होता क्या है कि वो सारी रात जो है वो अपनी ब्रेस्ट के जो है वो आप हार्ट के ऊपर कह सकते हैं रख कर थॉर्न, और वो सिंग करती है, और सिंगिंग करते करते ही वो जो थॉर्न होता है वो उसके हार्ट में जो है वो डीपर वो जो है पेनिट्रेट कर जाता है, और तमाम का तमाम ब्लड जो नाइटिंगेल का होता है वो उसी थॉर्न के ज़रिए जो है वो सक होता रहता है, और जो एक रेड रोज़ होता है वो उस जगह पर ऑब्टेन मीन्स के जो रोज़ होता है वो रेड हो जाता है। और वो रेड क्यों होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्लड ऑफ द नाइटिंगेल। अगर हम स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट क्या है, हमने अभी नाइटिंगेल की बात की जो कि ट्रूथफुल है, जो कि डिवोटेड है। स्टूडेंट क्या है, ट्रू लवर नहीं है, इग्नोरेंट ऑफ लव है, नॉट परसिस्टेंट इन परसुइंग लव। थोड़ा सा मसला होता है, रेड रोज़ ओपन करने के बाद वो गर्ल उसको रिफ्यूज़ ज़रूर कर देती है, लेकिन वो जैसे ही रिफ्यूज़ होता है वो उस चीज़ को ख़त्म कर देता है, वो उस चीज़ को वैसे ही कहता है, क्योंकि उसको एक प्रैक्टिकल आउटकम नहीं मिलता, उसको उसकी मर्ज़ी का आउटकम नहीं मिलता, तो वो जो है वो उस चीज़ को ही ख़त्म कर देता है कि लव कोई चीज़ ही नहीं है, लव से बेहतर तो फिलॉसफी है, ठीक है ना। तो ट्रू लवर ऐसे नहीं करते। इग्नोरेंट ऑफ लव, उसको पता ही नहीं लव के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है, उसको पता ही नहीं लव के लिए आपको हार्डशिप्स फेस करनी पड़ती हैं, और ना ही वो कोई परसिस्टेंट फॉलोअर है, मतलब परसिस्टेंट नहीं है वो। अब कोई भी काम है अगर उसमें ज़रा सी हार्डशिप्स आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, तो वो उस चीज़ को ख़त्म कर देगा, उसको फॉलो अप नहीं करेगा।
पड़ेगा। हालांकि लव के लिए तो आपको परसिस्टेंट होना पड़ता है ना। अच्छा, ही अ वॉन्टन एंड डिड नॉट नो इवन द ABC ऑफ लव, ये उसके बारे में कहा गया है कि वो जो है एक जस्ट आप कह सकते हैं कि सिंपल सा एक न्यू कमर, या एक आप कह सकते हैं कि एक जो बंदा कोई नई चीज़, ये हम कहते हैं ना कोई न्यू एक्सपीरियंस करने के लिए उसने कोशिश की, वो नहीं हुआ उससे, तो मतलब उसे ABC ऑफ लव भी जो है वो नहीं पता कि लव के स्टार्टिंग में ही, या लव जब करना है, या आपने सोच लिया कोई काम करने का, लव के अलावा भी कोई भी काम करने का आपने फैसला किया, तो उसके लिए आपको परसिस्टेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये लाइंस हैं जो कि इस चीज़ को प्रूव कर रही हैं। इफ़ आई ब्रिंग हर अ रेड रोज आई शैल होल्ड हर इन माई आर्म्स एंड शी विल लीन हर हेड अपॉन माई आर्म्स एंड शी विल सॉरी वही लाइन है, शी विल लीन हर हेड अपॉन माई शोल्डर एंड हर हैंड विल बी क्लैप्स्ड इन माइन। क्लैप्स का मतलब होता है पकड़ना, ठीक है। तो डांस करते हुए आपको बताइए कि एक जो मेल मेंबर होता है उसने फीमेल मेंबर का हाथ जो होता है वो क्लैप्स किया होता है, पकड़ा ही होता है। तो अब क्या है, वो रेड रोज चाह वैसे क्यों रहा था, उसे रेड रोज वो इसलिए नहीं, मतलब इन लाइन से तो यही लग रहा है ना कि रेड रोज वो इसलिए नहीं चाह रहा था कि उसको सिंसियर फीलिंग्स मिलेंगी उस प्रोफेसर की डॉटर की, वो तो बल्कि इसलिए चाह रहा था कि वो उसके साथ डांस करेगी, वो उसका हाथ पकड़ सकेगा, वो जो है दोनों उसकी, मतलब रेड रोज लाने की भी एक जो रीज़न थी वो लव नहीं थी। रेड रोज लाने की उसकी रीज़न ये थी कि शी विल डांस विद हिम, नॉट बिकॉज के वो ये नहीं चाहता था कि अगर मैं उसे रेड रोज़ दूंगा तो मेरी सिंसियर फीलिंग्स देख के वो शायद उसकी जो फीलिंग्स हैं वो मेरे साथ सिंसियर हो जाएंगी, वो जो मेरे साथ है, वो जो है प्रोफेसर की डॉटर, वो मेरे साथ सिंसियर हो जाएगी, या वो भी मेरे साथ फैल इन लव हो जाएगी। लेकिन नहीं, उसकी ये फीलिंग्स नहीं थी। जब वो रेड रोज़ ऑब्टेन करता है या रेड रोज़ लेके जाता है प्रोफेसर की डॉटर के पास स्टूडेंट, तो उसकी तो फीलिंग्स ये होती हैं कि शी विल डांस विद हिम, वो तो जस्ट ये चाह रहा होता है, वो कोई एंड आउटकम तो चाह ही नहीं रहा होता, वो कोई ये आउटकम तो चाह ही नहीं रहा होता कि वो जो गर्ल है वो भी सिंसियरली उसके साथ जो है फीलिंग्स उसकी भी डेवलप हो जाएंगी स्टूडेंट के लिए, लेकिन वो ये नहीं चाह रहा होता, वो तो सिर्फ ये चाह रहा होता है कि गर्ल उसके साथ डांस करेगी। अच्छा जी, अब रेड रोज़ की बात करें तो सिंबल ऑफ रोमांटिक लव आपको पता ही है कि रेड रोज़ है। इट सर्व्स एज अ फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टूडेंट्स अफेक्शन फॉर द प्रोफेसर्स डॉटर। तो स्टूडेंट की जो अफेक्शन थी वो जस्ट इतनी थी रेड रोज़ के जितनी, एक रेड रोज़ के जितनी जो थी वो दिखाया गया है कि एक स्टूडेंट, उस स्टूडेंट की जो अफेक्शंस थी, जो उसकी फीलिंग्स थी उस प्रोफेसर की डॉटर के लिए, वो कितनी थी, वो इतनी ही थी जितनी कि एक रेड रोज़ होता है, मतलब इतनी सी थी, ठीक है ना। लाइकवाइज व्हेन द प्रोफेसर्स डॉटर स्पन्स द रोज एंड द स्टूडेंट्स अफेक्शन, द स्टूडेंट कास्ट द रोज अवे। और जैसे ही उसको ज़रा सी हार्डशिप्स फेस करनी पड़ती हैं और उसको रिजेक्शन होती है, तो इंस्टेड कि वो परसिस्टेंटली वो काम करता, उसको दोबारा से फॉलो अप करता, नहीं, वो तो उस चीज़ को कास्ट असाइड कर देता है, उसको वैसे ही पीछे छोड़ ही देता है, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ है ये हमें यहाँ पर ये सिम्बोलाइज कर रही है, हमें ये बता रही है कि उसकी अफेक्शंस कितनी कम थी, एक रेड रोज़ के जितनी उसकी अफेक्शंस थी, कि जैसे ही उसका रोज़ रिजेक्ट होता है वो उस चीज़ को सिरे से ख़त्म ही कर देता है, वो उस चीज़ को निगलेक्ट कर देता है, उस चीज़ को एंड कर देता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, कि मतलब और फिलॉसफी से अच्छी है एज कम्पेयर टू लव। इंस्टेड के वो उस चीज़ को फॉलो अप करता है, इंस्टेड के वो उसको जो है परस्यू करने की कोशिश करता है, उसके लिए और मेहनत करता, नहीं, वो उस चीज़ को एंड कर देता है, वो अपना माइंड ही उस चीज़ के बारे में जो है वो निगेट कर लेता है, नेगेटिव कर लेता है कि ये चीज़ सही नहीं है, इससे बेहतर तो कोई और चीज़ है। सिम्बोलाइजिंग हाउ लिटल ही एक्चुअली वैल्यूज़ लव, ये उसकी हमें जो वो रेड रोज़ है हमें ये दिखा रहा है कि, या फिर जो बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट है जब उसे वो रिजेक्ट करती है उसे जो प्रोफेसर की डॉटर है वो, तो वो हमें क्या दिखा रहा है, वो हमें ये दिखा रहा है कि एक्चुअली में वो स्टूडेंट कितनी वैल्यू करता है लव की, कितना वो लव को जो है वो वैल्यूएबल समझता है। वो बस लव को इतना ही वैल्यूएबल समझता था कि जैसे ही स्टूडेंट की जो डॉटर है प्रोफेसर की वो उसको रिजेक्ट करती है, वैसे ही वो हर चीज़ को ख़त्म कर देता है, वो हर अपना जो है लव के बारे में वो कहता है कि ये तो अच्छी चीज़ ही नहीं है, इससे तो बेहतर और बहुत सी चीज़ें हैं। ओके, नाउ हम डिस्कस करेंगे कार्ट व्हील को, कि कार्ट व्हील किस तरह से सिंबलाइज़ कर रहा है यहाँ पे और क्या सिंबलाइज़ कर रहा है, ठीक है ना। तो हम अब देखेंगे सबसे पहले रेड रोज़ को, यहाँ पे आप देखें रेड रोज़ को, देखें आपके रेड रोज़ को जो वो स्टूडेंट जिसने उसको ऑब्टेन करने के लिए इतनी ज़्यादा कोशिश की, इतनी ग्रीविंग्स की, उसके लिए इतना ज़्यादा दुखी था कि उसे रेड रोज़ नहीं मिल रहा, जैसे ही जो प्रोफेसर की डॉटर होती है वो उस रेड रोज़ को रिजेक्ट करती है, वैसे ही स्टूडेंट भी उस रेड रोज़ को रिजेक्ट कर देता है और उसको
फेंक देता है रोड के ऊपर, स्ट्रीट के ऊपर उस रेड रोज़ को फेंक देता है। जब रोज़ जो है वो स्ट्रीट के ऊपर फेंका जाता है तो जो कार्ट व्हील होता है वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, वो उसके ऊपर से गुजरता है और उसको जो है वो ख़राब कर देता है, या वो जो होता है ना मसल देता है उस रोज़ को। हाँ, तो कार्ट व्हील क्या होता है? कार्ट व्हील आपको पता होगा कि कार्ट व्हील वो अक्सर आपने देखा होगा कि आगे जो है वो जो गांव में लोगों ने आगे कोई जानवर बांधा होता है और उसके पीछे वो उन्होंने एक लकड़ी का सा होता है वो बांधा होता है, जिसके अंदर वो जो है वो अक्सर ही कोई वो जो चारा वगैरह डाल के लेके जा रहे होते हैं, या कि फिर मतलब वो ट्रैवलिंग भी अक्सर जब ज़्यादा लोगों ने ट्रैवलिंग करनी होती तो उसमें करते थे। पहले ज़माने में ऐसे ही होता है, कोई गाय या भैंस बांधी होती है अगर उसके पीछे जो वो लकड़ी का होता है जिसमें बैठ के जो है वो ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं। अच्छा, कार्ट व्हील का तो आपको पता चल गया। अब क्या है कि जैसे ही कि स्टूडेंट ने वो रोज़ जो है वो रोज़ स्ट्रीट पे फेंका है ना, तो उसके ऊपर से कार्ट व्हील गुजर गया। कार्ट व्हील जब उसके ऊपर से गुजरा है रोज़ के, तो वो मसला गया है, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये देखें कि उस रोज़ के लिए एक बर्ड ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया, यानी एक लाइफ सेक्रीफाइस हुई, और उस रोज़ का एंड क्या हुआ है कि वो स्ट्रीट पर है और वो स्ट्रीट के ऊपर से एक कार्ट व्हील उसके ऊपर से गुजर गया है और उसे मसल गया है, ठीक है। तो ये चीज़ सिम्बलाइज़ कर रही है कार्ट व्हील यहाँ पे कि हाउ लिटिल सोसाइटी वैल्यूज़ लव, कि ये जो सोसाइटी है, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, ये सोसाइटी कितना कम वैल्यू कर रही है लव को, या किस तरह से लव को वैल्यू कर रही है, ठीक है ना। द कार्ट व्हील इज़ यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट यूजफुल फॉर ट्रांसपोर्ट एंड कॉमर्स। वही बात है, यहाँ पे कार्ट व्हील के बारे में बताया गया है कि ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको यूज़ किया जाता है ट्रांसपोर्ट के लिए भी और कॉमर्स के लिए भी, मतलब इधर उधर से मूव करने के लिए, यहाँ वहाँ जाने के लिए, या चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए। द रोज़ इज़ एन आर्केइक सिंबल ऑफ रोमांटिसिज्म। रोज़ के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक सिंबल है, जो है वो लव का सिंबल है, रोमांटिसिज्म का सिंबल है। बाय क्रशिंग द फ्लावर बाय अ व्हील, ऑस्कर वाइल्ड रिप्रेजेंट्स हाउ प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस ऑफ हिज विक्टोरियन सोसाइटी, इंडस्ट्री एंड मनी डिस्ट्रॉयज रोमांटिक आइडियाज, ट्रैम्पल ऑन सेंटिमेंटलिज्म। अब यहाँ पर जो है ऑस्कर वाइल्ड ने अपनी सोसाइटी को डिपिक्ट किया है, उसके बारे में बताया है। वैसे तो जनरली भी सोसाइटी में यही कुछ है कि सोसाइटी किस तरह से लव को वैल्यू कर रही है, लेकिन ऑस्कर वाइल्ड ने सोसाइटी में, मतलब विक्टोरियन सोसाइटी की वो बात कर रहा है कि विक्टोरियन सोसाइटी किस तरह इंडस्ट्री और मनी को वैल्यू दे रही है और किस तरह से डिस्ट्रॉय कर रही है रोमांटिक आइडियाज़ को और सेंटिमेंटलिज्म को, मीन्स के इमोशंस को किस तरह से वो मसल रहे हैं, किस तरह से वो मनी को और इंडस्ट्री को प्रोमोट कर रही है विक्टोरियन सोसाइटी, या विक्टोरियन सोसाइटी में किस तरह से मनी और इंडस्ट्री है प्रोमोट हो रही है, और किस तरह से जो सेंटिमेंटलिज्म है, मीन्स के किस तरह से हमारी जो फीलिंग्स है, ह्यूमन फीलिंग्स और ह्यूमन इमोशंस जो हैं, जो रोमांटिक आइडियाज़ हैं, उनको किस तरह से जो है वो डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। तो ये एक सिम्बोलिज्म है, मीन्स के यहाँ पर जो इस पैराग्राफ में आप देख सकते हैं कि ऑस्कर वाइल्ड ने रिप्रेजेंट किया है कि प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन दी है उसने लव की, कि लव को किस तरह से सोसाइटी व्यू कर रही है और किस तरह से लव के अंदर, या किस तरह से जो विक्टोरियन सोसाइटी है स्पेशली वो मनी को और इंडस्ट्री को दोनों को प्रमोट कर रहे हैं, और किस तरह से ह्यूमन फीलिंग्स को और जो रोमांटिक आइडियाज़ हैं, जो इमोशंस हैं, उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है, मसला जा रहा है उनको। ये तमाम स्टोरी वही बात है ना कि इनडायरेक्टली कमेंट्स हैं उस दौर की सोसाइटी के ऊपर जिस दौर में ये स्टोरी लिखी गई, या फिर अभी की भी सोसाइटी के ऊपर जो, क्योंकि अभी भी यही सब हो रहा है, और या कि फिर किस तरह से इनडायरेक्ट कमेंट्स हैं कि किस तरह से हम हमारी वैल्यूज़ क्या हैं, हम किस चीज़ को वैल्यू दे रहे हैं, हम किस चीज़ को वैल्यू लेस समझ रहे हैं। ये तमाम जो है वो इनडायरेक्ट कमेंट्स हैं। अब अगर हम सिमिलीज़ को देखें तो सिमिलीज़ यहाँ पे कौन कौन सी हैं और कैसी हैं, तो देखें जी, सबसे पहले तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि हिज हेयर इज़ डार्क एज द हेकेंस ब्लॉसम एंड हिज लिप्स आर रेड एज रोज ऑफ हिज डिज़ायर, बट पेशेंस हैज़ मेड हिज फेस लाइक अ पेल आइवरी एंड सोरो हैज़ सेट हर सील अपॉन हिज ब्रो। ये आपको समझ गए होंगे कि ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट को, ठीक है ना, ये स्टूडेंट के बारे में बताया गया है। अब आप ये देखें यहाँ पे किस तरह से सिमिलीज यूज़ किए हैं कि लिप्स आर एज रेड एज द रोज ही डिज़ायर्स, बट पैशन हैज़ मेड हिज फेस लाइक अ पेल आइवरी, ठीक है, ये किस तरह से सिम्बलाइज किया गया है। अगर आगे देखें तो शी पास थ्रू द ग्रोव लाइक अ शेडो एंड लाइक अ शेडो शी सेल्ड अक्रॉस द गार्डन। यहाँ पे भी सिमिलीज बताई गई हैं और ये बताई गई हैं नाइटिंगेल के लिए, ठीक है ना, कि पास थ्रू द ग्रोव लाइक अ शेडो, शेडो की तरह, और लाइक अ शेडो शी सेल्ड टू अक्रॉस द गार्डन, और शेडो की तरह ही वो अक्रॉस द गार्डन जो है वो ट्रेवल करती है। एज वाइट एज फॉर्म ऑफ सी, as yellow as hair of the mermaidian who sits upon the amber throne, as red as the feet of the dove,
Flame colored are his wings, and colored like flame is his body. His lips are sweet as honey, and his breath is like a frankincense. अच्छा, अब ये है कि ये सारी की सारी जो है सिमिलीज़ हैं, ये मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिखी हैं, जस्ट आप लोगों को पता चल जाए कि सिमिलीज़ को किस तरह से आप लोग टेक्स्ट में इनपुट करते हैं या सिमिलीज़ किस तरह से टेक्स्ट में यूज़ की जाती हैं, ठीक है। और कोशिश करें कि आपको पता चल जाए कि ये सिमिलीज़, जैसा मैंने आपको बताया ना, फर्स्ट वाली जो है वो स्टूडेंट के लिए, सेकंड वाली नाइटिंगेल के लिए, तो ये आप कोशिश करें आपको पता चल जाए कि ये जो सिमिलीज़ हैं ये कौन से कैरेक्टर को जो है वो डिपिक्ट कर रही हैं, कौन से कैरेक्टर को एक्सप्लेन कर रही हैं, किसके बारे में आपको बता रही हैं। तो ये भी चीज़ अगर आपको पता लग जाएगी तो आप लोगों के लिए बेहतर है। अब बेटा आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने इस शॉर्ट स्टोरी, क्योंकि हमारी कंप्लीट हो गई है, इस शॉर्ट स्टोरी से रिलेटेड जितने आप लोगों को क्वेश्चंस मिलते हैं उन क्वेश्चंस के ऊपर आप लोग अपनी असाइनमेंट बनाएं। अगर इसके अलावा भी आप लोग कोई और चीज़ डिस्कस करना चाह रहे हैं इस शॉर्ट स्टोरी से रिलेटेड या इससे पहले जो हमने शॉर्ट स्टोरी पढ़ी है उससे रिलेटेड, तो काइंडली मुझे आप लोग मैसेज कर दें, मुझे आप लोग व्हाट्सएप पे बता दें, ताकि हम लोग जो है ये हमारी जो, क्योंकि मैं 2 शॉर्ट स्टोरीज़ कंप्लीट कर चुकी हूँ और मैं ये चाह रही हूँ कि अब ये दोनों की दोनों आपकी इस तरह से कंप्लीट हो कि अगर आपके एग्जाम्स होते हैं तो यू विल बी एबल टू आंसर एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दीज 2 स्टोरीज़। इसके अलावा मेरी नेक्स्ट रिक्वेस्ट आपसे ये है बेटा कि आप लोगों के आपने सिलेबस में आउटलाइन में देखा होगा कि आप लोगों की आउटलाइन में एक नॉवल है रॉबिन्सन क्रूसो। मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि कोशिश करें कि उसका टेक्स्ट आपको मिल जाए और आप उस टेक्स्ट को रीड करना स्टार्ट करें। आप लोग उस टेक्स्ट को स्लोली रीड करें और अगर आपको नहीं मिल रहा तो मुझे आप लोग बता दें ताकि मैं आपको PDF उस टेक्स्ट का सेंड करूं, ठीक है। क्योंकि उस नॉवल को आप रीड करेंगे उसमें भी यही है कि आप लोग हर चीज़ को अंडरलाइन करेंगे, जो इंपॉर्टेंट आपको लग रही है उसके भी आपने क्वेश्चन आएंगे, उनके आंसर्स बनाने होंगे, तो आपके पास टेक्स्ट मौजूद होगा आंसर में पुट करने के लिए, तो ही आप लोगों के जो आंसर्स हैं उनके आपको मार्क्स मिलेंगे। तो काइंडली ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना नॉवल का टेक्स्ट रीड करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि इतनी आसानी से जिस तरह से शॉर्ट स्टोरी आप लोग एक दिन में रीड कर लेते हैं ना, नॉवल इतनी जल्दी से रीड नहीं होगा। आई होप ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी। थैंक यू।